गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज पढ़ेंगे कार्बोसिल कम और आज अध्याय कार्बनिक तथा इसके यौगिक समाप्त हो जाएंगे। तो देख लेते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कार्बोसिल अम्ल बनाया जाता है। बच्चों आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, चलिए कोई बात नहीं, पूरा वीडियो देखना चाहिए आप सभी को। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कार्बोसिल अम्ल बनाया जाता है। कहने का मतलब है कि प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, आगे पढ़ेंगे प्राइमरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, सब 11th क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो प्राइमरी अल्कोहल जैसे एथिल अल्कोहल को पोटेशियम परमैंगनेट से रिएक्ट कराए तो बना एल्डिहाइड, मेथिल एल्डिहाइड। यही मेथिल एल्डिहाइड बन गया आपका एथनोइक अम्ल, CH3COH। एथनोइक मतलब इथेन में ई हटा के ओइक जोड़ दिया तो हो गया इथेनोइक अम्ल। इथेनोइक अम्ल को साधारण में हम लोग एसेटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? एसेटिक अम्ल को नाम से जानते हैं। अब आगे देखिए, एसेटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। किसी चीज में 6 से 8% तनु एसेटिक अम्ल की पाया जाता है, जिसमें पाया जाए 6 से 8% पाया जाता है, उसे सिरका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सिरका कहते हैं। सिरका कहते हैं, ठीक है। 6 से 8% जो भी जिसमें पाया जाता है सिरका, जैसे अचार बनाने में सबका उपयोग करते हैं सिरका का। 6 से 8% तनु एसेटिक अम्ल पाया जाए उसे सिरका कहते हैं। आप देखिए 227 डिग्री या 290 केल्विन पर एसेटिक अम्ल को ठंडा किया जाता है। को ठंडा करने पर ठोस क्रिस्टल में परिवर्तित हो जाता है। ठोस क्रिस्टल मतलब बर्फ जैसा। ठोस क्रिस्टल में परिवर्तित हो जाता है। मतलब ये बर्फ जैसा बन जाता है। इसको ठंडा करते हैं इतना केल्विन पर, तो उसे हम लोग ग्लेशियल एसेटिक अम्ल कहते हैं। ठंडा करने पर जो बर्फ बन गया, एसेटिक अम्ल को ठंडा किया वो बर्फ बन गया, उसे हम लोग ग्लेशियल एसेटिक अम्ल कहते हैं। कौन सा बच्चों? ग्लेशियल एसेटिक अम्ल कहते हैं। चलिए ग्लेशियल एसेटिक अम्ल कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल कौन किससे रिएक्शन करते हैं उसको छोड़ दिया जाए और आगे देखिए। ऐसा इसका एसेटिक अम्ल का कलर, एसेटिक अम्ल का रंग नारंगी होती है। नारंगी जैसा रंग होता है इसका, नारंगी होती है। pH वैल्यू 3। और अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात किया जाए तो इसका रंग लाल होता है और pH वैल्यू इसका 1 होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया एसेटिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से दुर्बल हो गया। मतलब इसके कंपेयर में किया जाए तो ये वीक एसिड हो गया, दुर्बल अम्ल, ये हो गया प्रबल अम्ल। ये बच्चों दुर्बल अम्ल, ये हो गया प्रबल अम्ल, ठीक है। अब आगे अब हम लोग ये जान गए। अब क्रिया छोड़ देते, लेकिन इसमें एक एस्टीकरण है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। एस्टीकरण किसे कहते हैं? जो तो 6 से 8% जिसमें पाया जाता है उसे हम लोग तनु अम्ल कहते हैं। अब एस्टीकरण क्या है जो देखते हैं बच्चों, एग्जाम में आता है। एस्टीकरण जितना सब पढ़ रहे हैं सब बढ़, आगे जाके आपको 11th क्लास में बड़ा सा मतलब और ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा आपको। तो H2SO4 की उपस्थिति में
उपस्थिति में एसिटिक अम्ल एस्ट्रोसोफोर की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल को एथिल अल्कोहल C2H5 आप जान गए, एथिल अल्कोहल के साथ गर्म करने पर देखिए एसिटिक अम्ल हो गया और अल्कोहल के दोनों को एक साथ गर्म कर दिए, किसके अथी में हाइड्रोक्लोर, मतलब उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भी मिला दिए, उसकी उपस्थिति में क्या कर दिए, गर्म कर दिए। तो गर्म करने पर एथिल एस्टेट बनता है, एथिल एसीटेट, दोनों को मिला के गर्म कर दिए तो जो बना वो कहलाएगा बच्चों एथिल एसीटेट, एथिल एस्टेट बनता है। इस प्रक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं, इस प्रक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। और देखिए तो सिंपल है, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल को एथिल दोनों को एक साथ लेकर गर्म कर दिए, गर्म करने पर एथिल एस्टेट बनता है। इस प्रक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। जैसे CH3 COH हो गया एथिल एसिटिक अम्ल, C2H5 OH हो गया एथिल अल्कोहल को गर्म कर दिए, किसके रिस्पेक्ट में, एस्ट्रोसोफोर। कौन एस्ट्रोसोफोर, कौन बने, सांद्र एस्ट्रोसोफोर, मतलब इसकी मात्रा ज़्यादा, एस्ट्रोफोर के रिस्पेक्ट में गर्म किए तो हमें बना एथिल एस्टेट CH3 C2H5 H2O, ये बना। तो ये समझ गए बच्चों एस्टरीकरण क्या है, एग्जाम में पूछेगा तो सिंपल से बोलना है, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल और एथनोइक अम्ल को एक साथ गर्म करते हैं, इस प्रक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। इसका उपयोग हम लोग इत्र के रूप में, सेंट के रूप में उपयोग करते हैं, इत्र के रूप में, या कोई मीठी गंध, जैसे आप लोग चॉकलेट खाते हैं तो लीची फ्लेवर का लगता है या ऑरेंज फ्लेवर का रहता है, तो फ्लेवर बनाने में भी इसका उपयोग होता है। जैसे कोई चीज़ हम लोग खाते हैं तो बोलते हैं ऑरेंज फ्लेवर केक या कुछ भी, तो वो इसी को करके वो छीटा जाता है, जिससे लगता है कि उसी फ्लेवर का है, उसी का, उसमें तो आपको लीची नहीं डाला जाता है। जैसे लीची फ्लेवर का चॉकलेट का रहता है, पूरा लीची नहीं डाल दिया गया है, तो इस तरह का उपयोग किया जाता है, बड़े पैमाने पे किया जाता है, आगे पढ़ेंगे। तो इसका उपयोग मीठी गंध होता है, फल जैसे मीठी गंध, तो इसका उपयोग हम लोग स्वाद उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है, स्वाद उत्पन्न करने के लिए, स्वाद उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जैसे आप कोई चीज़ खाते हैं तो बोलते हैं ऑरेंज फ्लेवर का चॉकलेट है, उसका मतलब ये नहीं कि उसमें पूरा ऑरेंज ही डाल दिया 50 पैसा 1 रुपये में, वो इस तरह के किया गया एस्टरीकरण जिससे वो फ्लेवर ऑरेंज जैसा लग रहा है, समझ गया। तो इस प्रोसेस एस्टरीकरण कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे साबुन और अपमर्जक। ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, ठीक है। देखिए आपको सिर्फ वीडियो में सिर्फ पढ़ाई होता है, कोई गपशप नहीं, आपको एक अच्छा सा पूरा वीडियो देखना चाहिए और उसको थोड़ा सा 1-2 बार आगे देखेंगे तो आपको बार बार देखेंगे तो अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा वीडियो को अच्छा लगने लगेगा तो इसको देखिए, मतलब इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा कोई गपशप नहीं हुआ जा रहा है कि आपको गप किया जा रहा है या कुछ भी, आपको टू द पॉइंट जो एग्जाम में है या जो पढ़ना है वही सिर्फ होता है। आगे देखते हैं साबुन और अपमर्जक। साबुन का नाम सुनते ही हैं, अपमर्जक जो डिटर्जेंट जिसको हम लोग सर्फ बोलते हैं आम सब में, ऐसा सर्फ एक कंपनी का नाम था, उसी पर हम लोग आजकल बोलते हैं सर्फ, ये अपमर्जक हो गया। तो अपमर्जक हो गया आपका डिटर्जेंट, जो सर्फ समझते हैं आप, सर्फ से हैं तो सर्फ ही समझिए, ऐसा एक कंपनी का
रूप में है। अब इसको बनाने की प्रक्रिया क्या है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को बासीय अम्ल कहा जाता है। C12 C20 को पाम्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या ओलिक अम्ल को मिलाकर। कहने का मतलब है कि देखिए जो सावनीकरण क्या है, जो उसमें सावनीकरण क्या कहते हैं वो देखिए। पहले वनस्पति तेल और वसा के क्षार द्वारा जल अपघटन करते हैं, उसे साबुन और ग्लिसरॉल बनने की सावनीकरण करते हैं। बच्चों जिसमें ग्लिसरॉल ज़्यादा होता है वो साबुन बेहतर होता है। जो साबुन में आपको देखते हैं शीशे की तरह क्रिस्टल होता है, आमने सामने पारदर्शी दिखाई देता है, वो बेहतर साबुन होता है। जो जल्दी नहाने के टाइम में चटकता नहीं है वो बेहतर साबुन होता है, और अगर नहाते नहाते टूट गया तो बेहतर साबुन नहीं होता है। और साबुन शीशे की तरह आर पर दिखाई देना चाहिए। साबुन आराम से घर पर भी बना सकते हैं, घर पर तो बनेगा नहीं, सिर्फ बोलने में लगता है। वनस्पति तेल लेंगे, उसको बहुत सारा खोलाएंगे, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद उसको खूब घुमाते रहेंगे। घुमाने के बाद आप उसमें ग्लिसरॉल चिकना पदार्थ या आप ग्लिसरॉल, उसके बाद नीम का बनाना है तो नीम डाल दो, गुलाब वाला बनाना है जो बनाना है उसको डाल दो, फिर उसके बाद घुमा कर छोड़ दो, वो जम जाएगा। जमने के बाद उसके आकार जब जमने लगेगा तो या तो उसको आकार देना है तो उस तरह का आकार दे दो, नहीं देना तो जम जाएगा, फिर उसको काट के साबुन की तरह उपयोग कर सकते हो। कहोगे सर एक तरह का केक हो गया, तो हाँ साबुन केक है लेकिन खाने वाला नहीं है। तो बस हुआ क्या, हम लोग उसको तेल, कोई चीज़ का तेल लिए जिसका आप जो बेहतर है उसको लिए, उसको खोलाए, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाले, उसको डालने के बाद उसको घुमाते रहिए। घुमाने के बाद जो आपको ग्लिसरॉल डाले उसमें जो फ्लेवर डालना डाल दीजिए, डाल के घुमा दीजिए, और जब पूरा अथी लगे जो साँचा में डालना डाल दीजिए, आपका साबुन तैयार हो जाएगा घर पे और आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग का टाइम में पढ़ना भी था साबुन के बारे में। साबुनीकरण क्या है आप समझ गए, वनस्पति तेल और वसा का क्षार द्वारा जल अपघटन, मतलब जो डिकम्पोज करके जो बनता है उस प्रोसेस को साबुनीकरण कहते हैं। अब बच्चों ये साबुन जो होता है, हम लोग कपड़ा धोने के समय में ये काम क्यों नहीं करता, तो हम लोग बताए थे कि जल, कठोर जल में, हम लोग सेकंड चैप्टर जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कठोर जल में कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा होती है, पाई जाती है, जिसके कारण मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है जल कठोर हो जाता है। और जल कठोर हो जाता है तब जब इसमें साबुन लगाते हैं तो कैल्शियम मैग्नीशियम से अब क्रिया नहीं कर पाता है, मतलब रिएक्ट नहीं करता है, फिर वो वहाँ पर क्या टूट जाता है। टूटने के बाद अभिलेख के रूप में हो जाता है, जिसके कारण वहाँ का दाग या गंदगी साफ नहीं कर पाता है, मतलब रिएक्ट ही नहीं कर पाता है, इसलिए कठोर जल में हम लोग साबुन का उपयोग नहीं करते हैं। तो अब इसकी इस प्रक्रिया को समझने के लिए, दूर करने के लिए एक नया चीज लाएगा जिसका नाम था अपमार्जक या डिटर्जेंट। ठीक है, डिटर्जेंट जिसको हम लोग सर्फ के रूप में जानते हैं। यह काम कैसे करता है, तो मिसल्स बनाता है। देखिए मिसल्स के बारे में बताते हैं कि मिसल्स कैसे कार्य करता है। बच्चों मिसल्स क्या है, तो सीटेट का हाइड्रोकार्बन का एक भाग है, आगे वाला भाग ये जो होता है अध्रुवीय होता है, जिसको पूछल कहते हैं, और यह भाग तेल या ग्रीस में घुल जाता है, तथा इसका शीर्ष वाला भाग, सॉरी ये हो गया आपका पूछल, ये हो गया आपका पूछल पीछे वाला, तथा शीर्ष वाला भाग ये जो होता है सीडोलो, उसे हम लोग अणुओं के से संयोजित होता है। कहने का मतलब है कि यह द्रव्य होता है, पूछल होता है, ये क्या करता है तेल या ग्रीस जो भी कपड़ा में है, मान के चलिए कपड़ा में जो भी रखा हुआ लगा हुआ है, ऐसा कपड़ा है, इसमें मान ली कि ये लग गया, इसको पूरा ऐसे जैसे सर्फ डालेंगे तो ऐसे से पूरा ऐसे करेंगे, तो ये जैसे कि मान लीजिए कि एक यहाँ पर कपड़ा पर दाग लग गया, ठीक है, तो जब कपड़ा पर यह दाग लग गया तो जैसे इस पर हम लोग अपमार्जक डालेंगे, तो ऐसे डालेंगे अपमार्जक, तो ये अपना काम करना क्या करेगा, शुरू करते एक आगे की ओर बनाएगा, एक पूछल, इसको पूछल कहेंगे। पूछल जो हो गया आपका CH3, इसको पूछल के ये क्या किया, घुल गया किसके साथ, तेल या ग्रीस के साथ, एक शीर्ष बनाया जिसको हम लोग ये जल के अणु के साथ मिल गया है, पानी के साथ पूरा मिला, बार बार सर्फ डालते जाएंगे, पानी डालते जाएंगे, अभी क्या हो गया, ये इसका दाग जो काला देखिए ब्लू होते जा रहा है, क्या हो रहा है ब्लू, ऐसे से ये बार बार करते हैं, तो कोलाइडी आकार का कण बनता है जिसे हम लोग मिसेल्स कहते हैं, मिसेल्स कहते हैं। कहने का मतलब कि अपमार्जक डाले तो वहाँ पर चार तरफ था, तो जो अंदर के भाग था उसको हम लोग पूछल कहे, और बाहरी भाग को हम लोग
शीर्ष का है, शीर्ष में सी डबल हुआ, वही मिसल्स कहलाता है। अब वहाँ जहाँ दाग है वहाँ पर सर्फ डाले या आप मर्जक जो भी किया उसको वहाँ पर पानी डाल के, तो क्या होगा, पसर जाता है, पसीज गया और गोल ऐसे पसर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो दाग वहाँ पर कमजोर हो जाता है। जो पूछल है वो तेल ग्रीस के साथ मिल गया, और जो आगे वाली भाग है वो जल के साथ मिल गया, जिसके कारण आसानी से दाग या कुछ साफ हो जाता है। उसमें भी डिपेंड करता है कि अच्छा सर्फ अपमार्जक कौन सा है। कभी कभी दाग उससे भी नहीं जाता, लेकिन उसको कम कर देता है, बार बार रगड़ते हैं, पानी फेर देते हैं तो वो कम करते चला जाता है। ये काम कैसे किया, कहीं पर कपड़े पर सर्फ डाले तो ये गोल ऐसे बन गया, एक आगे का भाग एक पीछे का भाग। पीछे वाला भाग क्या किया, तेल ग्रीस के साथ मिल गया, आगे वाला भाग जल के साथ मिल गया, फिर रगड़ने पर जो प्राप्त हुआ। इस प्रक्रिया को मिसल्स कहते हैं, मिसल्स कहते हैं। इस तरह से कपड़ा साफ होता है। साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या हुआ, साबुन है जो कठोर जल में काम नहीं कर पाता है, लेकिन अपमार्जक कठोर जल में काम करता है। कुछ साबुन, धोने वाला भी साबुन आता है कपड़ा, उसमें भी डिटर्जेंट मिलाया जाता है। नहाने वाला साबुन अलग हो गया, कुछ विशेषकर धोने वाला तो उसमें डिटर्जेंट का 15 से 20% मात्रा रहता है, मतलब सर्फ का मात्रा रहता है। इस तरह से वो काम करता है। कोई भी कपड़ा, मान लिया कपड़े पर कपड़ा है, सर्फ पे से डाले, ऐसे रगड़े, ये गोल बना दिया। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। तो पीछे वाला भाग ग्रीस तेल जो भी से मिल गया, अब आगे वाला पानी के साथ, तो क्लियर हो गया। तो साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करता, लेकिन सर्फ है कठोर जल में काम करता है। ठीक है, कुछ धोने वाला साबुन है उसमें भी डिटर्जेंट या सर्फ मिला दिया जाता है, उसका उपयोग करते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको, अब मार्केट में आप बहुत सारा देखते हैं, कंपनी का क्या नाम है आपको पता है, बेहतर भी और खराब भी। तो इस तरह से बच्चों आपका चौथा चैप्टर कंप्लीट हो गया। प्रश्न उत्तर अब क्वेश्चन बैंक को पहले कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद जब नेक्स्ट आगे से वीडियो बनेगा क्वेश्चन बैंक के बाद, तो नई सीरीज से, मतलब अगला 10th वाले को हम लोग उसको प्रश्न उत्तर भी बता के देंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।